हो रही लगातार नॉक की वजह से ध्रुव कंफ्यूज्ड हो गया था और इसलिए फिर वो अगले ही पल अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की तरफ जाकर पीप होल के थ्रू झांकता है। वो जानना चाहता था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। हालांकि ये बात और थी कि जब ध्रुव पीप होल के थ्रू झांकता है तो वहां बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। किसी को भी बाहर ना देखकर ध्रुव फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और पलटकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी एक बार फिर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये सुनकर ध्रुव की भौहें एक बार फिर से सिकुड़ जाती हैं और इस बार वो जाकर दरवाजा खोल देता है। अजीब बात यह थी कि अभी भी बाहर कोई नहीं था। ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि ये कोई प्रैंक नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां डोर नॉब पर एक बॉक्स लटक रहा था। कौन है ध्रुव? कोई नहीं। तृप्ति के इतना कहने के बाद ध्रुव फिर डोर नॉब से उस बॉक्स को निकालता है और ध्यान से उसे चेक करता है। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही ध्रुव उस बॉक्स को खोलता है डर के मारे उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। डर के मारे घबराते हुए ध्रुव एक बार फिर से ध्यान से पूरे कॉरिडोर को देखता है, लेकिन वो कॉरिडोर अभी भी पहले की ही तरह खाली पड़ा हुआ था। ध्रुव, क्या हुआ? तुम कब से वहां दरवाजे पर खड़े हुए हो? सब ठीक तो है ना? तृप्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि तृप्ति दरवाजे तक आ पाती ध्रुव पहले ही उसे रोक देता है। ध्रुव नहीं चाहता था कि तृप्ति बाहर आए और उस बॉक्स को देखकर डर जाए। अरे मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अच्छा सुनो, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं यूनिवर्सिटी में तुमसे मिलता हूँ। तुम नाश्ता करने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी जाना, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव हड़बड़ाहट में स्वीट से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो फिर से उस बॉक्स के कवर को हटाता है। ध्रुव के बॉक्स में से कवर हटाते ही उस बॉक्स के अंदर कटी हुई 2 उंगलियां नजर आने लगती हैं। इसके अलावा बॉक्स पर सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। ध्रुव ने आज से पहले कभी भी किसी की उंगलियां नहीं काटी थी, लेकिन फिर भी वो ये अच्छे से जानता था कि एक कटी हुई उंगली और ह्यूमन ब्लड कैसा नजर आता है। और यही वजह थी कि ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो उंगलियां किसी ऐसे ह्यूमन से काटी गई हैं जो अभी भी जिंदा है। और तो और ध्रुव इस बात के लिए भी श्योर था कि उंगलियां किसी लड़की की हैं। जैसे ही ध्रुव को इस बात का एहसास होता है वो डर और घबराहट के मारे कांप जाता है और तुरंत ही निहाल को फोन लगाता है। ध्रुव की बात सुनकर निहाल 1 सेकंड भी नहीं गंवाता और जल्दी से होटल पहुंच जाता है। मिस्टर गिल, क्या आपने हाल ही में कोई दुश्मन बनाए हैं? नहीं। इस समय ध्रुव का इकलौता दुश्मन तो ईशान जिंदल ही होना चाहिए था, है ना? लेकिन ईशान ने पिछली रात फाइनेंशियल न्यूज में देखा था कि ध्रुव क्या कर सकता है। ईशान एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था और इसलिए जहां तक है वो दोबारा से ध्रुव के साथ पंगा नहीं लेगा। ध्रुव की बात सुनकर निहाल फिर कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये उंगलियां किसकी हैं? निहाल की बात सुनकर ध्रुव की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ जाती हैं और वो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। मुझे 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। या तो ये उंगलियां मालिनी की हो सकती हैं या फिर रमोना शेट्टी की। ध्रुव इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज ना के बराबर थी। मालिनी के दुश्मन ना के बराबर हैं। वहीं दूसरी तरफ रमोना ने वैसे तो बहुत से लोगों को नाराज किया है, लेकिन फिर भी वो हिलवुड कैसीनो की बॉस थी। इसके अलावा वो शिखर गुलाटी के लिए भी काम करती थी। ऐसे में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो उससे चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकते होंगे। कहीं ये काम शिखर गुलाटी का तो नहीं है? नो वे, मैंने तो उल्टा उसकी मदद ही की थी उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को रास्ते से हटाकर। ये काम उसका नहीं हो सकता है। ध्रुव को इन सब में शिखर गुलाटी का हाथ होने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। मिस्टर गिल, हम अमीर लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो नियम और उसूलों को फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पर शिखर को ही ले लीजिए। अगर वो जगह के साथ निपटना चाहता है और साथ ही साथ आप उसके सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि उसका अगला टारगेट आप हों। और तो और जग्गा को टारगेट करते वक्त काफी हद तक आपने उसकी रेपुटेशन का फायदा उठाया है और ये एक्चुअल में उसके लिए काफी बेइज्जती वाली बात है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव उसकी बातों पर गौर करते हुए ध्यान से उसे देखता है। एक बात तो तय थी कि बिना किसी शक के निहाल बाकी सबसे कहीं ज्यादा चीजों को समझता और जानता है। जरा 1 मिनट रुकना। इतना कहने के बाद ध्रुव अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसमें देखता है। जैसा कि ध्रुव ने एक्सपेक्ट किया था, रमोना ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। ध्रुव फिर रमोना के फेसबुक पेज को ओपन करके उसे देखता है और जैसा उसने सोचा था, फेसबुक पर कुछ देर तक चेक करने के बाद ध्रुव को पता चलता है कि वो दोनों उंगलियां रमोना शेट्टी की ही हैं। किसी भी खूबसूरत लड़की की तरह
रमोना को भी खुद की फोटोज पोस्ट करना अच्छा लगता था और रमोना की फोटोज को ध्यान से और करीब से देखने के बाद ध्रुव इस बात को कंफर्म कर सकता था कि वो दोनों उंगलियां रमोना शेट्टी की ही हैं। लगता है कि हिलवुड में इस समय सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है और फोन की कॉलर आईडी देखकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। आखिर किसका है वो फोन कॉल और क्या हुआ है रमोना को? कौन है उसकी इस हालत का जिम्मेदार? अपने फोन की कॉलर आईडी पर एक अनजान नंबर देखकर ध्रुव कंफ्यूज हो जाता है और कॉल रिसीव करता है। कॉल को रिसीव करते ही ध्रुव को दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर गिल, ये पहली बार है कि जब हम इस तरह से बात कर रहे हैं। वैसे मैं चाहता तो नहीं था कि मैं आपसे इस तरह से बात करूं, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि शिखर गुलाटी था। शिखर गुलाटी की भारी आवाज सुनकर ही ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। तो क्या चाहिए आपको? हालांकि ध्रुव रमोना शेट्टी के बहुत ज्यादा करीब नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी कि शिखर गुलाटी के इरादे साफ समझ में आ रहे थे, क्योंकि वैसे भी उसने रमोना शेट्टी को किडनैप करके उसकी उंगलियां काटी हैं। मैं लालची आदमी नहीं हूँ मिस्टर गिल। मेरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग आपका पैसा हिलवुड कैसीनो से नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे हट जाएंगे और हिलवुड कैसीनो के मामले में दखल नहीं देंगे। शिखर गुलाटी फिर एक गहरी सांस लेता है और कुछ पलों के लिए खामोश रहता है। जग्गा और मैं इतने सालों से लगातार दिल्ली में सबसे टॉप पर आने के लिए काम करते रहे हैं। इनफैक्ट हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि पाली स्ट्रीट एक बहुत ही छोटा एरिया है और वहां पर बस केवल हम ही तो बिग शॉट्स हैं, और इसीलिए हम दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम दोनों को वहां पर सरवाइव करना है तो उसके लिए हम दोनों को साथ में काम करना होगा। लेकिन जग्गा का राज खत्म करने के लिए तुमने जो मेरा इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। पाली स्ट्रीट की पुलिस मुझ पर और जग्गा दोनों पर नजर रखती थी, लेकिन अब जब जग्गा नहीं है तो उन सब का फोकस बस केवल मुझ पर ही है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे हट जाएंगे और मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। ध्रुव से अपनी बात कहते हुए शिखर गुलाटी के शब्द वैसे बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वो केवल एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि उसकी बातों में एक वार्निंग छुपी हुई थी, और ये बात ध्रुव को पसंद नहीं आई थी। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं मिस्टर गिल, रूल्स रमोना ने तोड़े हैं और ये माया गैंग की तरफ से उन रूल्स को तोड़ने की सजा है। इतना कहने के बाद शिखर गुलाटी एक गहरी सांस लेता है और एक बार फिर से कुछ समय के लिए खामोश रहता है। मिस्टर गिल, कभी कभी दूसरों की भलाई करने से आपका खुद का फायदा होता है। वैसे भी सोसाइटी में बहुत से अमीर लोग हैं और हम सभी अपने अपने तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। ऐसे में चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? शिखर गुलाटी ने जो कुछ भी कहा था वो काफी कन्विंस करने वाला था और उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक भी लग रही थी। ध्रुव से अपनी बात कहने के बाद शिखर गुलाटी फिर सीधा फोन काट देता है। हालांकि ध्रुव इस बात को समझता था कि शिखर गुलाटी ने उसे पोलाइट शब्दों में धमकी दी है, लेकिन फिर भी वो बस केवल स्माइल कर देता है। वाकई इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग मौजूद हैं, लेकिन बस एक ही है जो गिल फैमिली के जितना ही अमीर है। शिखर गुलाटी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। ध्रुव की बात सुनकर निहाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और फिर ध्रुव निहाल को वो बॉक्स पकड़ाता है। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करो, कोई तरीका ढूंढो जिससे रमोना की उंगलियों को वापस से अटैच किया जा सके। ठीक है, मैं तुरंत ही अब्रॉड के सबसे फेमस सर्जन्स को कांटेक्ट करता हूं और साथ ही साथ मैं इस बॉक्स को सबसे बेस्ट हॉस्पिटल भी भेज दूंगा ताकि ये सेफ रहे। निहाल फिर ध्रुव के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सबसे बेस्ट सर्जन्स को कांटेक्ट करता है, लेकिन उन सर्जन्स के अकॉर्डिंग रमोना की उंगलियों को उसके शरीर से वापस जोड़ने का सक्सेस रेट काफी हद तक 0% है। ध्रुव इस तरफ रमोना को एक बार फिर से एक और मैसेज भेजता है, लेकिन अभी भी उसे रमोना की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। मिस्टर ध्रुव, आप उसकी वजह से पीछे मत हटिए। निहाल ध्रुव को याद दिलाता है। वो ये बता सकता था कि ध्रुव को रमोना की परवाह नहीं थी। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ध्रुव ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। रंधावा रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए मिस्टर गिल और मैं रमोना को जाने दूंगा।
वो मैसेज शिखर गुलाटी ने भेजा था और उस मैसेज को देखकर ध्रुव अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और मैसेज आता है। नहीं तो मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा मिस्टर गिल, लेकिन रमोना की जान लेने में मुझे बहुत खुशी होगी। ध्रुव के साथ साथ निहाल भी उन मैसेजेस को पढ़ता है और उन मैसेजेस को पढ़कर वो घबरा जाता है। मिस्टर गिल, अब हम क्या करेंगे? रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ध्रुव भी इस समय अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहा था। उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिखर गुलाटी उसके अगेंस्ट जाएगा। साथ ही साथ ध्रुव ये भी जानता था कि शिखर गुलाटी के साथ निपटना आसान नहीं होगा। इसके अलावा रमोना शेट्टी के अलावा ध्रुव दिल्ली की किसी भी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी को भी नहीं जानता था। ऐसे में इस सिचुएशन से बाहर निकलने का ध्रुव को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या करेगा ध्रुव? क्या शिखर गुलाटी की धमकी से वो रंधावा रियल एस्टेट को छोड़ देगा, या फिर रंधावा रियल एस्टेट के लिए वो रमोना शेट्टी की कुर्बानी दे देगा, या वो कोई तीसरा रास्ता निकालेगा जिससे वो रमोना शेट्टी और रंधावा रियल एस्टेट दोनों को बचा ले? हम फिलहाल के लिए रंधावा रियल एस्टेट को जाने देंगे। जरा मुझे इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट देना। ध्रुव की बात सुनकर निहाल तुरंत ही उसे पिछले क्वार्टर की इकोनॉमिक रिपोर्ट पकड़ा देता है। मिस्टर गिल, आपका प्लान क्या है? ओह बाय द वे, मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन सुनने में आया है कि दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले एक अलायंस फॉर्म हुआ है और उसमें रंधावा फैमिली के मेंबर्स और माया गैंग के लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि वो आपको दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब से दिल्ली में जो लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं उनके पास बस केवल 2 ही रास्ते होंगे। कौन से 2 रास्ते? पहला रास्ता मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना, और दूसरा रास्ता दूसरा रास्ता है ही नहीं। जो कोई भी दूसरा रास्ता फॉलो करेगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इतना कहकर ध्रुव हल्का सा हंसता है और ध्रुव की बात सुनकर निहाल भी स्माइल करता है। उसके हिसाब से आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। इस तरफ इंपीरियल रंधावा रियल एस्टेट में रंधावा फैमिली में देवेंद्र रंधावा अपने सामने मौजूद आदमी को देख रहा था और फिर वो वहां पर मौजूद बाकी सबको देखता है। अब सबने ये नोटिस कर लिया है, ध्रुव ने पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाएगा तो हो सकता है कि वो पूरी की पूरी दिल्ली पर राज कर ले। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, समझदार आदमी 100 कदम आगे की सोचकर चलता है। लेकिन रंधावा फैमिली भी कोई मामूली फैमिली नहीं है। हमें रंधावा रियल एस्टेट जैसी कंपनी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो अभी नहीं तो बाद में हम पर भी असर डालेगा। ध्रुव ने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत ही ज्यादा फैला रखा है और मैं श्योर हूं कि उसका निशाना बस केवल रंधावा फैमिली नहीं है। अगर आप और बाकी सब हमें ज्वाइन करते हो तो रंधावा फैमिली फ्यूचर में कभी भी आप लोगों के इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलेगी। ऑफ कोर्स इस समय इन सब के पीछे बस केवल एक ही आदमी है, वही है असली बिग शॉट और उसका इकलौता मकसद ध्रुव की बर्बादी है। हर कोई इंपीरियल रंधावा एस्टेट को देख रहा था। इस समय सभी बड़े और जाने माने लोग वहां पर एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे। वो सब के सब वहां पर ध्रुव को बर्बाद करने के लिए आए हुए थे। पॉलिटिक्स, बिजनेस वर्ल्ड और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के भी सभी बड़े और जाने माने नाम वहां पर मौजूद थे। वो सब के सब साथ में बस एक ही आदमी के अगेंस्ट जाने के लिए आए थे और उनमें से ज्यादातर तो रंधावा फैमिली से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थे। लेट्स हैव अ टोस्ट। फ्यूचर में हम सब इस अलायंस में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन शायद लोगों ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था और इसलिए हर कोई इस समय खामोश था। ये देखकर ठीक उसी समय पर उस बड़ी सी टेबल पर बैठा एक आदमी धीरे से अपनी जगह पर खड़ा होता है। ध्रुव को खत्म कर दो और मैं हर आदमी को 500 करोड़ दूंगा। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर जैसे उथल पुथल सी मच जाती है। वहां पर दर्जनों लोग मौजूद थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो आदमी 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। ध्रुव को दिल्ली से निकालने की इतनी बड़ी कीमत, और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि अपनी बात कहते हुए उस आदमी ने एक भी पल के लिए अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी। उन सभी के हिसाब से ये होती है असली पावर। और इसके साथ अचानक से ही हर कोई चीयर्स में अपने अपने ग्लासेस को उठा लेता है। ध्रुव को बर्बाद कर दो,
चलो ध्रुव को बर्बाद करते हैं। वो सब के सब तेज आवाज में यही चिल्ला रहे थे। पैसा बहुत कुछ बदल सकता है और इसीलिए उनके दुश्मन भी उनसे अलग नहीं थे। 2 घंटों के बाद इस तरफ ध्रुव को फाइनली उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और ध्रुव नोटिस करता है कि वो मैसेज रमोना का था। ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने शिखर गुलाटी की बात पर भरोसा क्यों कर लिया? उसकी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं है। उसके कहने पर तुम रंधावा रियल एस्टेट को अपने हाथ से जाने मत देना। रंधावा रियल एस्टेट की कीमत अरबों रुपयों की है। रमोना का मैसेज पढ़कर ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि वो ध्रुव के सामने बहादुर बन रही है ताकि ध्रुव कोई गलत फैसला न ले ले। खरबों? पूरा का पूरा दिल्ली ही हजारों करोड़ों खरबों का है। ध्रुव अब ये जान चुका था कि रमोना बिल्कुल ठीक है और इसीलिए वो फिर निहाल की तरफ देखता है। निहाल, वक्त आ गया है, चलो रंधावा रियल एस्टेट चलते हैं। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव की बात सुनकर कंफ्यूजन में निहाल की भौहें सिकुड़ गई थी। मिस्टर गिल, इस समय रंधावा रियल एस्टेट जाना बिना किसी शक के शिखर गुलाटी को उकसाने वाला काम होगा। अपनी जुबान से पीछे हटना एक ऐसा काम नहीं है जो आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में बस केवल एक ही चीज है जो मुझे नहीं करनी चाहिए और वो है गिल फैमिली के अगेंस्ट जाना। ध्रुव की बात सुनकर निहाल काफी हैरान हो जाता है। मिस्टर गिल, क्या आपके पास एक प्लान है? प्लान तो है, लेकिन अच्छा प्लान नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर अपना फोन निकालता है और जयदेव को एक मैसेज करता है। वेल, तैयार हो जाओ, समय आ गया है जब सबका ध्यान भटकाकर मुसीबत को टाला जा सके। आखिर क्या है ध्रुव का प्लान और ध्रुव के इस फैसले के बाद शिखर गुलाटी का अगला कदम क्या होगा? क्या ध्रुव का ये फैसला रमोना की जान को खतरे में डाल देगा? और कौन था वो आदमी जिसने ध्रुव को बर्बाद करने के लिए अरबों रुपए ऐसे पानी की तरह बहा दिए? ध्रुव को देखकर और उसकी बातें सुनकर निहाल हल्का सा स्माइल कर देता है। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने काफी समय पहले ही दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। पहले तो निहाल को लगा था कि ध्रुव रंधावा रियल एस्टेट को हाथ से जाने देगा, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव के एम्बिशन के बारे में कुछ भी जानता ही ना हो। उसी समय रंधावा रियल एस्टेट के बाहर हर कोई इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान और हक्का बक्का था। क्या हो रहा है? क्या इंचार्ज जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं? मैंने सुना है कि जिसने रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर किया है वो एक जवान लड़का है जो कि बस केवल 21 या 22 साल का ही है। एक जवान लड़का? कहाँ से सुनी ये न्यूज तुमने? सुनने में ही बकवास लग रही है। हर कोई इस बात को मानता था कि 21-22 साल के एक लड़के का एक कंपनी को टेक ओवर करना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हिलवुड कैसीनो के पास एक विला में शिखर गुलाटी सोफे पर बैठा हुआ था। सच पूछो तो उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रमोना की वजह से ध्रुव वाकई में रंधावा रियल एस्टेट को अपने हाथ से जाने देगा। लेकिन रमोना के उस विला से निकलते ही उसे एक और रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। मिस्टर गुलाटी, ध्रुव एक बार फिर से रंधावा रियल एस्टेट को टेक ओवर करने जा रहा है। ध्रुव का सरेंडर करना ये इम्पॉसिबल था, बल्कि उल्टा ध्रुव ने न सिर्फ रंधावा रियल एस्टेट के कंपेटिटर्स को टेक ओवर कर लिया था, बल्कि उसे अब खुद के लिए रंधावा एस्टेट चाहिए था। क्या? अपने आदमी की रिपोर्ट सुनकर शिखर गुलाटी काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसकी भौहें गहराई में सिकुड़ गई थीं। ये सब बिल्कुल सच है। हमारे आदमी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। इस ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई आपको बेवकूफ बनाने की मिस्टर गुलाटी? लगता है वो जीना नहीं चाहता है। अपने आदमी की बात सुनकर शिखर गुलाटी और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। क्या तुमने वहां पर किसी को भेजा है? शिखर गुलाटी की बात सुनकर वो आदमी जिसके चेहरे पर घाव का निशान था, वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। हाँ, आज वहाँ रंधावा रियल एस्टेट में एक लड़ाई होने वाली है। रंधावा फैमिली को इस मैटर से निपटने दो। शिखर गुलाटी की भौहें और भी कहीं ज्यादा गहराई में सिकुड़ गई थी और उसकी आंखों में खून सवार होता नजर आ रहा था। उसने अब तय कर लिया था कि उसे ध्रुव का काम हर हाल में तमाम करना ही करना है, नहीं तो चीजें और भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएंगी। शुरुआत में उसने ध्रुव को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन दिल्ली में आज जो अलायंस बना था उसके बाद वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव एक ऐसा आदमी नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। इतने सालों में दिल्ली का कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं था जिसे सीरियसली लिया गया हो, लेकिन अब हर कोई एक्चुअल में साथ आया था
सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के अगेंस्ट जाने के लिए। जहां एक तरफ इसका ये मतलब हुआ कि ध्रुव से बहुत लोग नफरत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब हुआ कि ध्रुव इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सबको अपना दुश्मन बना ले। मैंने सभी जरूरी इंतजाम कर दिए हैं। शेखर गुलाटी का आदमी रंधावा फैमिली को इन्फॉर्म करता है। देवेंद्र रंधावा इस समय अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव अभी भी रंधावा रियल एस्टेट को गिव अप नहीं करेगा। आज वो चाहता था कि रंधावा रियल एस्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्रुव पूरी दुनिया के सामने अपनी जान की भीख मांगे। बहुत ही जल्द ध्रुव भी रंधावा रियल एस्टेट पहुंच जाता है और ध्रुव के पहुंचते ही रंधावा रियल एस्टेट के बाहर मौजूद रिपोर्टर्स भी तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो रहा, वो आ गया। वेलकम मिस्टर गिल। ये तो वाकई में एक कॉलेज स्टूडेंट है। सभी रिपोर्टर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और ध्रुव की फोटोज लेने के लिए वो सब के सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे। निहाल उन सभी रिपोर्टर्स के व्यू से ध्रुव को ब्लॉक करता है और उसे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई रंधावा रियल एस्टेट का शेयर होल्डर था और उस समय ध्रुव को वहां पर देखकर सबके चेहरों पर नफरत के एक्सप्रेशंस आ गए थे। किसी को भी ध्रुव की कोई भी परवाह नहीं थी। मिस्टर गिल, फाइनली आप आ गए। दरवाजे पर देवेंद्र रंधावा कहता है। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ये बता सकता था कि देवेंद्र रंधावा की ये स्माइल झूठी है और उसे ध्रुव का वहां आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और सच पूछो तो ध्रुव जानता था ये होना ही है। आफ्टर ऑल उन लोगों के हिसाब से वो दिल्ली में नया है, लेकिन उसके बावजूद उसने रंधावा रियल एस्टेट में आने की हिम्मत की है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सभी उसकी काबिलियत पर शक करेंगे। क्या हो रहा है मिस्टर गिल, आपको क्या लगता है कि और क्या ही होगा? इन शेयर होल्डर्स को आपकी काबिलियत पर कहीं ना कहीं शक है। आफ्टर ऑल ये सब के सब रंधावा रियल एस्टेट से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये सब ऐसे ही किसी को कंपनी को हैंडओवर करने में खुश नहीं है। अच्छा, ध्रुव ये बात अच्छे से जानता था कि असल में हिचकिचाहट तो देवेंद्र रंधावा को हो रही है। देवेंद्र रंधावा ने कुछ दिनों पहले ध्रुव के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और उसी का ही नतीजा था कि आज देवेंद्र रंधावा ध्रुव के साथ अपना बदला लेने वाला था। देवेंद्र रंधावा अच्छे से जानता था कि अगर आज वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं किया तो रंधावा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए उसने तय कर लिया था कि आज वो ध्रुव का किस्सा खत्म करके ही रहेगा। आखिर क्या है देवेंद्र रंधावा का प्लान? क्या ध्रुव एक बार फिर से सबको मात देने में कामयाब हो पाएगा? और क्या होगी शिखर गुलाटी की अगली चाल? क्या ध्रुव सही समय पर उसके इरादों को समझकर उससे बच पाएगा? देखो ध्रुव, हम तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक इन्वेस्टर अपने इंटरेस्ट्स और प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। चलो मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है रंधावा रियल एस्टेट के सभी शेयर्स को बेचने का। अगर तुम अपने सभी शेयर्स को बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, हम तुम्हारे शेयर्स करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर ध्रुव को ये साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सब पहले से ही तय करके रखा गया है। अपनी बात कहने के बाद वो आदमी फिर अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहता है। झूठ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर कोई और होता तो रंधावा फैमिली उसे बेवकूफ बना लेती, लेकिन ध्रुव के पीछे एक पावरफुल टीम मौजूद थी। उसे उन लोगों की चालें तुरंत ही समझ में आ गई थीं, क्योंकि वो ऐसी थी जैसे कि 3 साल के बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिए गए मैथ्स के सवाल। ध्रुव की बात सुनकर वो गंजा आदमी जो अभी अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ था, वो ऑकवर्ड महसूस करने लगता है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे इस कंपनी के शेयर्स की कोई परवाह नहीं है। ध्रुव, तुम बस देखते जाओ, आज स्टॉक प्राइसेस घटने वाले हैं। अपनी बात कहने के बाद वो आदमी अपनी जगह से उठता है और गुस्से में दरवाजे से बाहर चला जाता है। ध्रुव उसे जाते हुए देखता रहता है, लेकिन उसे उस आदमी की रत्ती भर भी परवाह नहीं रह जाती, बल्कि वो वहां पर मौजूद बाकी सबको देखता है। अगला कौन है? जल्दी करो। ध्रुव की बात सुनकर सभी शेयर होल्डर्स हक्के बक्के रह गए थे। हर कोई ये जानता था कि नया लीडर पहली बार अपॉइंट होने के बाद सबको अपनी अथॉरिटी दिखाता है
लेकिन ज्यादातर लोग अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को मनाने में लग जाते हैं इस डर से कि कहीं वो लोग कंपनी को छोड़कर न चले जाएं। लेकिन ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे उन सभी को वहां से भगाने की जल्दी है। अपनी बात को खत्म करने के बाद ध्रुव फिर पलटकर देवेंद्र रंधावा को देखता है। आप इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसका मतलब ये हुआ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जहां तक है आपका ही हाथ है। वेल, क्यों ना आप इन सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। ध्रुव की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव उससे कहना क्या चाह रहा है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ध्रुव उस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यह भी सच था कि वो चाहकर भी इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। ध्रुव की बात सही थी। अगर देवेंद्र रंधावा लीड लेकर एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता है तो फिर वो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि बाकी उसे फॉलो करेंगे। ध्रुव ने देवेंद्र रंधावा को ऐसी सिचुएशन में ला दिया था जिसके बारे में देवेंद्र रंधावा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो यही सोच रहा था कि ध्रुव असल में कितना ज्यादा शातिर है। यहाँ तक कि अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और चालाकियों के साथ भी देवेंद्र रंधावा ध्रुव की चालों को समझ ही नहीं पाया। ठीक है ध्रुव, अब क्योंकि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सब बेकार है। ध्रुव, तुम्हें आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। अब जब तुम यहां पर आ ही गए हो तो तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे टेक ओवर करते ही तुम्हारी कंपनी कुछ ही मिनटों में बैंकरप्ट हो गई। 3 मिनट से भी कम में रंधावा रियल एस्टेट के 40% से भी ज्यादा शेयर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा बेच दिए गए थे। ध्रुव के लिए इससे ज्यादा कमाल की बात और कुछ हो ही नहीं सकती थी। उसने अपना गोल हासिल कर लिया था। उसने दिल्ली की दूसरी जानी मानी रियल एस्टेट कंपनीज को खरीद लिया था और जब तक कि ये रियल एस्टेट कंपनीज इस समय कम कीमत पर शेयर्स को खरीदती रहेंगी, रंधावा रियल एस्टेट के कैश फ्लो प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि रंधावा रियल एस्टेट की अच्छी रेपुटेशन एक बार फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब करीब करीब समय आ गया है। चलो फिर मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि पैसा क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद ध्रुव चुटकी बजाता है और निहाल की तरफ देखता है। क्या होगा ध्रुव का अगला कदम? क्या देवेंद्र रंधावा की चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी या फिर कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है? इन सभी शेयर्स को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? ध्रुव की बात सुनकर वहां कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उसकी वजह यह थी कि उतने शेयर खरीदने के लिए करोड़ों रुपए लग जाएंगे। 40% शेयर्स कम से कम 2000 करोड़ रुपयों के होंगे। और बात बस पैसों की ही नहीं, प्रॉब्लम यह थी कि रंधावा रियल एस्टेट धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ऐसे में जो कोई भी उसके शेयर्स को खरीदेगा उसके लिए रिटर्न रेट बहुत ही कम होगा और यही वजह थी कि उसके शेयर्स को खरीदना पूरी तरह से बेकार होगा। लेकिन ध्रुव फिर भी ऐसा करने के लिए तैयार था। ध्रुव की बात सुनकर निहाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और इसी तरह से 2000 करोड़ पलक झपकते खर्च हो गए थे। मिस्टर गिल, वो प्रोसेस हो रहा है। निहाल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी था। वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव के पास अब अच्छी खासी कैपिटल मौजूद है और इसीलिए वो इन शेयर्स को कम कीमत में खरीद कर पैसे बना लेगा। आज ध्रुव का इरादा सभी शेयर होल्डर्स को उकसाना था ताकि वो लोग रंधावा रियल एस्टेट के अपने अपने शेयर्स को बेच दें। और जाहिर सी बात है कि ध्रुव अपने इस इरादे में कामयाब भी हो गया है। सभी शेयर होल्डर्स इस समय हैरानी से ध्रुव को देख रहे थे। क्या ध्रुव के पास इतने सारे पैसे हैं? यही सवाल सबके मन में चल रहा था। एक ही झटके में ध्रुव ने 2000 करोड़ में पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी। एक ऐसी चीज नहीं थी जो हर कोई कर सकता था। इनफैक्ट केवल शेयर होल्डर्स ही नहीं बल्कि देवेंद्र रंधावा भी इस समय कांप रहा था। मैंने सुना है कि आपने एक अलायंस फॉर्म किया है। कर लीजिए जो करना है। मैं आपकी किसी भी चाल के लिए तैयार हूं। देवेंद्र रंधावा, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि आज से रंधावा फैमिली की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर एक बार चुटकी बजाता है और निहाल की तरफ देखता है। तुमने जो बाकी की चीजें प्रिपेयर की हैं वो कहाँ हैं? मिस्टर गिल, वो तैयार हैं। हालांकि ये बात और थी कि अपनी बात खत्म करते ही निहाल की नजरें रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक पर टिक जाती हैं और वो थोड़ा अपसेट नजर आने लग जाता है। ध्रुव पलट कर निहाल की तरफ देखता है और उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
जैसे ही रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स बिकना शुरू हुए, किसी और ने उन्हें खरीद लिया। और तो और सभी शेयर्स को खरीदने वाला एक ही आदमी है। निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी कंफ्यूज हो जाता है। जब ध्रुव ने ये सुना कि इस समय रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक कोई और खरीद रहा है, तब उसके दिमाग में एक ही आदमी आया, और वो आदमी वो खुद था। लेकिन ध्रुव तो वो आदमी बिल्कुल भी नहीं था जो उन शेयर्स को खरीद रहा था, क्योंकि निहाल जानबूझकर उससे इस समय ये इन्फॉर्म कर रहा है। उसी दौरान निहाल की बात सुनकर उस रूम में मौजूद बाकी के शेयर होल्डर्स भी हैरान हो गए थे। उन्हें अपने अपने शेयर्स बेचे कुछ ही मिनट हुए थे और ऑलरेडी किसी ने उन सभी के शेयर्स को खरीद भी लिया है। उसके बाद वो सब एक बार फिर से स्टॉक प्राइसेस की तरफ देखते हैं। अचानक से एक ही बार में इतने शेयर्स की खरीद की वजह से एक ही झटके में स्टॉक प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एक फाइनेंस कंपनी ने तो खबर भी अपडेट कर दी थी। रंधावा रियल एस्टेट के सभी शेयर्स को एक मिस्टीरियस बायर ने खरीद लिया है। इस इन्वेस्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। ये खबर वाकई बहुत खतरनाक थी। हर इन्वेस्टर ये जानता था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही प्लानिंग की जरूरत होती है। और रही बात रंधावा रियल एस्टेट जैसी लिस्टेड कंपनी की, तो उसके लिए एनालिस्ट की टीम को कुछ दिनों का समय लगता है ये डिसाइड करने के लिए कि उसके शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं, फिर चाहे वो टीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। प्रॉफिट और लॉस के एनालिसिस के बिना एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ही होता है। लेकिन इस समय ये जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ रुपयों का है। इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। इस पूरे किस्से का एक ही एक्सेप्शन था। चीजें तब अलग हो सकती हैं अगर जिस इंसान ने रंधावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव इस कंपनी को टेक ओवर करने वाला है। हर किसी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। पलक झपकते ही सभी शेयर्स जा चुके थे। रंधावा रियल एस्टेट बैंकरप्ट नहीं हुआ था और इसीलिए वो लिक्विडेशन में नहीं जा सकता था। उन सभी ने अपने अपने शेयर्स को कम कीमत पर बेच दिया था और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। हर कोई अब देवेंद्र रंधावा की तरफ देख रहा था। ध्रुव के वहां पर आने से पहले उन लोगों ने आपस में एक छोटी सी मीटिंग की थी। एक ऐसे अपोनेंट के द्वारा खड़ी की गई थी जिसके पास अथाह पैसे हैं। देवेंद्र रंधावा लंबे समय तक ध्रुव को देखता रहता है और उसे चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ध्रुव के पास इतना पैसा है। उन लोगों ने अपने सभी सोर्सेज लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लग पाया था। आखिर कौन है वो मिस्टीरियस बायर जिसने वो सभी शेयर्स खरीद लिए हैं? क्या वो ध्रुव का कोई दोस्त है या फिर कोई अनजान दुश्मन? क्या होगा ध्रुव का अगला कदम? क्या वो कभी इस राज का पता लगा पाएगा? देवेंद्र रंधावा के लिए 20% शेयर्स कोई छोटी कीमत नहीं थी। ध्रुव, हम सभी इन्वेस्टर्स हैं और हम सब रंधावा रियल एस्टेट का भला चाहते हैं। इन सब के बाद भी हम आगे कभी ना कभी तो एक दूसरे से मिलेंगे ही। मैं तो अभी अभी बस केवल तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम इसे सीरियसली कैसे ले सकते हो? देखो ध्रुव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे शेयर्स के साथ क्या होता है, लेकिन क्या तुम इन सब लोगों के शेयर्स वापस इन्हें लौटा सकते हो? देवेंद्र रंधावा ने तय कर लिया था कि वो ध्रुव के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल कर देगा। वो और ध्रुव अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। देवेंद्र रंधावा एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसे लगा था कि वो ध्रुव के बिजनेसमैन बनने से कहीं पहले से एक बिजनेसमैन है और इसलिए उसके तरीके ध्रुव के तरीकों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन देवेंद्र रंधावा ये नहीं जानता था कि निहाल जो ध्रुव के पीछे खड़ा हुआ था उसने पहले ही देवेंद्र रंधावा की चालों को समझ लिया था। वो समझ गया था कि देवेंद्र रंधावा ये सब इसलिए कह रहा है ताकि वो ध्रुव के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स की नफरत को और बढ़ा सके और ध्रुव को पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन बना दे। वो चाहता था कि ध्रुव के जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दुश्मन हो जाएं। लेकिन निहाल ने बहुत पहले ही उसकी इस चाल को नोटिस कर लिया था। उनके ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जिस आदमी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स मौजूद होंगे वो अपने बाकी के सारे शेयर्स दे देगा। लेकिन अब निहाल हक्का बक्का रह गया था क्योंकि किसी ने उससे पहले ही रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स को खरीद लिया था। ध्रुव देवेंद्र रंधावा को देखता है और उसे ये सब कुछ बकवास लगता है।
अगर तुम्हारे पास और कोई चालें हैं तो अभी इसी वक्त उसे सामने ले आओ। ध्रुव की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा एकटक ध्रुव को देखता रहता है। ध्रुव, तुम बहुत चालाक समझते हो खुद को, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि कैसे रंधावा रियल एस्टेट इंडस्ट्री से इतना ज्यादा पैसे कमाने में कामयाब हुआ है। वो इस इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है। एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए कैपिटल जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें रियल एस्टेट में पैसा कमाना है तो तुम्हें लैंड हासिल करने में कामयाब होना होगा। तुमने इतने लोगों को नाराज किया है और दूसरे शेयर होल्डर्स के शेयर खरीदे हैं। मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसे फ्यूचर में तुम जमीन का एक टुकड़ा भी हासिल कर पाते हो। इंपीरियल रंधावा रियल एस्टेट के लोग रंधावा फैमिली की बार्गेनिंग चिप्स की तरह थे। उनके और उनके कनेक्शंस के बिना रियल एस्टेट कंपनी बेकार थी। इसके अलावा 3 दिन बाद दिल्ली की इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र रंधावा ध्रुव के अगेंस्ट जाने वाला था। देवेंद्र रंधावा चाहता था कि ध्रुव चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाए और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बर्बाद हो जाए। देवेंद्र रंधावा ने तय कर लिया था कि वो ध्रुव को दिखा देगा कि अगर वो रंधावा फैमिली के अगेंस्ट गया तो वो सिर्फ रंधावा फैमिली का ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली का दुश्मन बन जाएगा। उसके बाद चाहे ध्रुव कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली में वो फिर कभी कुछ और हासिल कर ही नहीं पाएगा। ध्रुव, तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन मैं कभी भी नहीं हारता हूं। जैसे ही देवेंद्र रंधावा की नजर स्टॉक पर जाती है वो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके हिसाब से ध्रुव बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। जब उसने शेयर्स बेचे थे तब उसने जानबूझकर उनकी कीमत को 10% तक बढ़ा दिया था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सब के सब एक ही झटके में बिक जाएंगे। इस बार उसने 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा कमा लिए हैं। तेज रंधावा की वजह से रंधावा रियल एस्टेट ऑलरेडी बैंक्रप्सी की कगार पर थी। ये तो किस्मत की बात है कि देवेंद्र रंधावा ने अपने शेयर्स बेच दिए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। चलो यहां से। और देखते ही देखते बहुत ही जल्द उस ऑफिस में बस कुछ ही लोग रह जाते हैं। वो कुछ लोग वहां से गए भले ही नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास बस कुछ ही शेयर्स मौजूद थे। क्या हो रहा है? मिस्टर गिल, ये सब मेरी गलती है। मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था और इसीलिए किसी और ने सभी शेयर्स खरीद लिए हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव फिर रंधावा रियल एस्टेट के स्टॉक की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उनके पास सिर्फ 30% शेयर्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ शेयर्स का 48% उस आदमी के पास है जिसने आज पागलों की तरह शेयर्स खरीदे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो आदमी मेजर शेयर होल्डर है। तो क्या मैं बस केवल उस आदमी के लिए काम कर रहा हूँ? कौन है वो आदमी? इतना कहकर ध्रुव फिर उस लिस्ट में मौजूद नाम की तरफ देखता है। हालांकि ये बात और थी कि लिस्ट में मौजूद नाम को देखकर ध्रुव शॉक्ड रह गया था। ये बात साफ थी कि दूसरी पार्टी ध्रुव के अगेंस्ट जा रही थी। उस मिस्टीरियस बार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स को खरीदना चाहता है। और केवल इतना ही नहीं, वो आदमी जो भी था उसके पास अच्छे खासे पैसे भी मौजूद थे। जल्द से जल्द इस आदमी के बारे में पता करो। हम उससे उतनी ही कीमत के शेयर्स खरीद लेंगे। ऑफ कोर्स हमें कुछ चालें भी चलनी होंगी। अब क्या करेंगे ध्रुव और निहाल? क्या वो दोनों उस मिस्टीरियस बायर से उन शेयर्स को खरीदने में कामयाब हो पाएंगे? देवेंद्र रंधावा का अगला कदम अब क्या होगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिस्टीरियस बायर ध्रुव का कोई बहुत ही करीबी है जिसके बारे में ध्रुव अभी भी अनजान है? ध्रुव अभी अभी ही रंधावा रियल एस्टेट से बाहर निकल आया था और जाहिर सी बात है कि वो सुन सकता था कि भीड़ उसके बारे में क्या बातें कर रही है। ये रहा वो। एंट्रेंस में मौजूद सभी रिपोर्टर्स थोड़े एक्साइटेड थे और लगातार ध्रुव की फोटोज लेते जा रहे थे। ये वाकई में एक कॉलेज स्टूडेंट है। मैंने सुना है कि इसके जिंदल फैमिली निशा के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लगता है कि निशा जिंदल ही इतने समय तक चुपके से इसकी मदद कर रही थी। कम ऑन, क्या निशा जिंदल ऐसा करने में कामयाब हो सकती है? लेकिन इस बात पर तो कोई शक नहीं कि ध्रुव ने निशा जिंदल के साथ रात बिताई है। और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर ध्रुव के बारे में बात कर रहे थे और उन सभी की बातों का एक ही कॉमन टॉपिक था, ध्रुव और निशा। ध्रुव कुछ दूरी पर खड़े हुए ईशान को देख सकता था और उसे समझते देर नहीं लगती है कि इस स्कैंडल को शुरू करने वाला ईशान ही है।
लेकिन ध्रुव उन सभी रिपोर्टर्स की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर ध्रुव नोटिस करता है कि तृप्ति लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रही थी। हालांकि ये बात और थी कि तृप्ति का ध्यान कहीं और था और वो किताब उसके सामने बस खुली हुई थी। क्या हुआ है? ध्रुव को वहां पर देखकर और सवाल सुनकर तृप्ति के माथे पर चिंता की लकीरें और कहीं ज्यादा गहरी हो जाती हैं। मेरे डैड वापस आ रहे हैं। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें चिंता की क्या बात है। तो ये बात तुम इतना परेशान होकर क्यों बता रही हो? ये तो अच्छी बात हुई ना। ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति के चेहरे पर नजर आने वाली टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तुरंत ही अपना सिर हिला देती है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ध्रुव, तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। मेरे डैड यूरोप में पढ़ रहे थे। आज अचानक से उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि वो वापस आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 3 दिन बाद दिल्ली की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस समय वहां पर बहुत से बिजनेसमैन मौजूद होंगे। पिछली बार मेरे डैड ने किसी वजह से इकोनॉमी एसोसिएशन ज्वाइन किया था और उन्हें वहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मेरे डैड मैनेजमेंट की पढ़ाई करने यूरोप गए थे। तृप्ति ध्रुव को बताती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ पलों का पॉज लेती है। लेकिन कल इकोनॉमिक एसोसिएशन के लोगों ने मेरे डैड को कॉल किया और उन्हें बताया कि उनके पास अब कोटा लिमिटेड है। लगता है जिंदल फैमिली का कोटा खत्म हो गया है। मेरे डैड को चिंता है कि ये बात न सिर्फ जिंदल फैमिली को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करेगी बल्कि साथ ही साथ मेरी बहन की कंपनी की प्रोग्रेस को भी अफेक्ट करेगी और इसीलिए वो तुरंत ही वापस आ रहे हैं। इतना कहने के बाद तृप्ति और भी कहीं ज्यादा अपसेट नजर आने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी कुछ छुपा रही है। आगे बताओ, क्या बताना चाहती हो? तृप्ति ध्रुव को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और यही वजह थी कि उसके पास ध्रुव को बताने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। लेकिन मेरे डैड ये नहीं जानते हैं कि जिंदल फैमिली ने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी बहन ने भी अपना सब कुछ खो दिया है। वो इधर कुछ समय से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है और मैंने सुना है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। अपनी बात कहने के बाद तृप्ति फिर अपने चेहरे पर दुख और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपना सिर टेबल पर रख देती है। उसने ध्रुव को पूरी कहानी बता दी थी। तुम्हारे डैड वापस कब आ रहे हैं? आज रात में आ जाएंगे। उन्होंने दोपहर में टिकट खरीद ली थी। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ जिंदल फैमिली चलूंगा। हालांकि ये और बात थी कि ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति एक पल के लिए शॉक के मारे फ्रीज हो जाती है। तुम मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम चिंता मत करो, जिंदल फैमिली बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करेगी। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है और निहाल को फोन करता है। मिस्टर गिल, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? निहाल, दिल्ली की इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उस कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट में प्लीज जिंदल फैमिली का नाम ऐड कर दो। ध्रुव की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो निहाल से पूछ नहीं रहा बल्कि उसे ऑर्डर दे रहा है। ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं अभी ही इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो चलते हैं, ध्रुव तृप्ति से कहता है और इससे पहले कि तृप्ति कुछ समझ पाती, ध्रुव उसे लाइब्रेरी से बाहर लेकर आ जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव तृप्ति के घर जाने वाला था, लेकिन इस बार ईशान जिंदल को छोड़कर शायद बाकी की जिंदल फैमिली को ध्रुव का वहां पर आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब के सब ध्रुव से नफरत करते थे। तृप्ति अभी तक कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस समय पूरी की पूरी जिंदल फैमिली ध्रुव से नफरत करती थी और इसीलिए वो जानती थी कि इस समय ध्रुव का उसके साथ उसके घर जाना सही नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अचानक से उसका फोन बजने लग जाता है और जब वो अपने फोन की कॉलर आईडी की तरफ देखती है तो वो नोटिस करती है कि वो फोन उसके डैड का है। अब क्या करेगी तृप्ति? क्या जिंदल फैमिली ध्रुव को पहले की तरह अपना पाएगी और क्या ध्रुव जिंदल फैमिली की खोई हुई रेपुटेशन वापस ला पाएगा? कॉलर आईडी पर अपने डैड का नाम देखकर तृप्ति तुरंत ही फोन उठा लेती है, क्योंकि उसके डैड अभी अभी ही अब्रॉड से वापस आए थे। इसलिए जाहिर सी बात थी कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता होगा। आज रात अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना और साथ ही साथ अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। वेन्यू कोलंबस गार्डन है। मैं तुम्हारी बहन से कहूंगा कि वो तुम्हें रूम नंबर भेज दे। अपने डैड की बात सुनकर तृप्ति एक बार फिर से हैरान हो जाती है। उसकी बहन का कब से एक बॉयफ्रेंड हो गया? यही सवाल उसके मन में चल रहा था। खैर जो भी था, उसे अपने डैड की बात तो माननी ही थी। उसके बाद जब वो पलट कर ध्रुव की तरफ देखती है
तब उसके चेहरे पर एक उदासी थी। ध्रुव को देखकर वो फिर अपनी गर्दन हिलाती है। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड हैं। वो तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ध्रुव ने पहले एक बार निहाल से कहा था कि वो तृप्ति के डैड विश्वास जिंदल के बारे में पता करे, और उसी से ही ध्रुव को पता चला था कि विश्वास जिंदल फैमिली के बहुत से मेंबर से कहीं ज्यादा अलग हैं। कुल मिलाकर विश्वास जिंदल फैमिली के एक अजीब मेंबर हैं। ठीक है, फिर चलो। जब तृप्ति देखती है कि ध्रुव ने जाने की जिद पकड़ ली है, तब उसके पास ध्रुव की बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। लेकिन मन ही मन उसे नहीं लगता था कि ध्रुव उस गलतफहमी को दूर कर पाएगा जो इस समय जिंदल फैमिली के मन में है। जब ध्रुव और तृप्ति कोलंबस गार्डन पहुंचते हैं, तब वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। वहां पर बस 2 ही टेबल्स मौजूद थीं और वहां पर मौजूद सभी लोग जिंदल फैमिली के मेंबर्स ही थे। निशा उस जगह पर तृप्ति से पहले ही आ गई थी। आस्था जिंदल दरवाजे पर सबको वेलकम कर रही थी। निशा को वापस आता हुआ देखकर जिंदल फैमिली में हर कोई थोड़ी चिंता में आ गया था। उन सभी को इस बात का डर था कि निशा के साथ जो हादसा हुआ था वो उसकी परछाई से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। पास्ट में जिंदल फैमिली विश्वास जिंदल पर ही डिपेंड करती थी कि वो उन लोगों को रोशन फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे, और अब जिंदल फैमिली निशा पर डिपेंड कर रही थी, एक ऐसी लड़की जो उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नजर आ रही थी। लेकिन जब वो लोग निशा के पीछे खड़े हुए आदमी को देखते हैं, तब वो सब के सब सरप्राइज रह जाते हैं। यहाँ तक कि आस्था जिंदल जो इस समय दुखी थी, वो भी इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। आमोद, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो आकर। आस्था जिंदल इस बात को लेकर और भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड थी कि उनकी बेटी की कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आमोद को अपने दामाद के तौर पर देख रही हो। निशा एक्चुअली आमोद को घर लेकर आई थी। हर कोई आमोद शर्मा के बारे में जानता था। वो शर्मा फैमिली का बेटा था जो कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक थी। इनफैक्ट पूरी दिल्ली में एक असली पावर वाला आदमी था। निशा और आमोद वहां वेन्यू में एंटर करते हैं। उसी समय तृप्ति भी उस जगह पर पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान की जिंदल फैमिली पर कृपा बरस रही थी। आस्था जिंदल बहुत ही ज्यादा खुश थी। अभी कल ही तृप्ति घर से भाग गई थी, इसलिए आस्था जिंदल को डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इनफैक्ट आस्था जिंदल तो पुलिस तक को कॉल करने के बारे में सोच रही थी, पर अब उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि उनकी बेटी वापस आ गई है। लेकिन फिर आस्था जिंदल की नजर ध्रुव पर पड़ती है और उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश्वास जिंदल जो अभी अभी वापस आए थे, उन्हें अभी तक जिंदल फैमिली के मामलों के बारे में नहीं पता था। वो ऑलरेडी प्राइवेट रूम में थे। अगर किसी ने उन्हें कुछ बताया भी होगा, तब भी वो उन्हें बस केवल अच्छी चीजें ही बताएगा। ये क्या हो रहा है वहां पर? सभी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, उन्हें अंदर आने दो। और क्या वो तृप्ति का बॉयफ्रेंड है? उसके बाद विश्वास जिंदल तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो अपनी पत्नी को डांट सके। क्या कर रही हो तुम? तृप्ति ऑलरेडी एक अडल्ट है, उसका एक बॉयफ्रेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैंने खुद ही उसे यहाँ पर आने के लिए कहा है। जिंदल फैमिली के बाकी के लोग भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसका यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है। एक पल के लिए सभी को बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहें। उस समय जिंदल फैमिली के मेंबर्स के पास विश्वास जिंदल को कुछ भी समझाने का समय नहीं था, और ना ही उनके पास हिम्मत थी कि वो लोग विश्वास जिंदल को कुछ भी समझा सके। क्या उन्हें विश्वास जिंदल को बता देना चाहिए कि ध्रुव ने होटल में निशा का रेप किया है? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। आमोद निशा के ठीक बगल में खड़ा हुआ था। यही ख्याल सभी के मन में चल रहा था। जिंदल फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स घमंडी और प्रैक्टिकल थे। वो लोग चाहते थे कि आज रंधावा रियल एस्टेट में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को पता चले कि रंधावा रियल एस्टेट के नए मेजर शेयर होल्डर ने होटल में निशा के साथ रात बिताई है। ऐसा करके उन्हें जिंदल फैमिली की पोजीशन को स्टेबल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब वो लोग ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होगा जिंदल फैमिली का फैसला, और क्या होगा जब विश्वास जिंदल को निशा और ध्रुव के बारे में पता चलेगा? क्या विश्वास जिंदल को ध्रुव पर भरोसा होगा, या उन्हें जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा है उस पर? क्या ध्रुव सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? रंधावा रियल एस्टेट का नाम अब बदलकर वर्मा रियल एस्टेट हो गया था।
निशा आमोद को अपने साथ लेकर आई थी और आमोद शर्मा फैमिली का बेटा था। भले ही हो सकता हो कि आमोद निशा और ध्रुव के बारे में जानता हो, लेकिन फिर भी ये एक ऑकवर्ड टॉपिक था। इतनी सारी उलझनों के बीच किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग विश्वास जिंदल को किस तरह से सारी बातें समझाएं। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। विश्वास जिंदल आमोद को जानते थे, लेकिन वो ध्रुव को नहीं जानते थे। पर यह भी सच था कि वो निशा और तृप्ति के बॉयफ्रेंड्स को एक सा ही ट्रीट करने वाले थे, फिर चाहे वो दोनों अच्छे हों या बुरे। और विश्वास जिंदल की बातों को सुनने के बाद फिर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती है। तृप्ति ध्रुव के साथ टेबल पर बैठ जाती है। हालांकि ये बात और थी कि ईशान को छोड़कर उन दोनों को हर किसी की नजरों में नफरत ही नजर आ रही थी। आप सब लोग बैठ जाइए। आस्था जिंदल खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ध्रुव को बैठने के लिए कह देती हैं। ध्रुव हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो इतना बहादुर था कि आज वो यहाँ जिंदल फैमिली में आया था। फ्यूचर में कोई भी उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा। जैसे ही ध्रुव बैठता है, वो नोटिस करता है कि आमोद उसे ही देख रहा है और उसे देखते हुए आमोद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव की ताकत को आंकने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव को काफी लंबे समय से जानता हो। और आप? मैंने आपसे कहा था कि वापस मत आइएगा, तो फिर आप वापस क्यों आए? क्या आपको निशा पर भरोसा नहीं था? आस्था जिंदल विश्वास जिंदल से शिकायत करते हुए कहती हैं, ऑफ कोर्स विश्वास जिंदल को निशा की काबिलियत पर भरोसा था, और आज तो निशा अपने साथ आमोद को भी लेकर आई थी। ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता था कि विश्वास जिंदल को निशा पर भरोसा नहीं है। अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी जिंदल फैमिली का नाम उनके मेंबर की लिस्ट से हटा दिया है। विश्वास जिंदल के शब्दों की टोन में हल्का सा बदलाव था, और तो और टेबल पर मौजूद सभी दूसरे लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशन पर आए हुए बदलाव अब और भी कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में जिंदल फैमिली वाकई बहुत ही बुरे दौर से होकर गुजरी है। वो लोग इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जिंदल फैमिली बर्बाद हो गई है। विश्वास जिंदल की बात सुनकर आस्था जिंदल खामोश हो गई थी, लेकिन ईशान तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। विश्वास, तुम्हारा एक दोस्त था ना जो इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में काम करता है, उससे पूछो ना कि वो हमारे लिए एक स्पॉट बुक कर सकता है या नहीं। ये वाकई में जिंदल फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो ये वाकई में जिंदल फैमिली का अंत होगा। ईशान की बात सुनकर विश्वास जिंदल और भी कहीं ज्यादा अपसेट नजर आने लगे थे। रास्ते में उन्होंने ऑलरेडी बहुत से फोन कॉल्स लगा दिए थे। उस जमाने में जस्सी फैमिली की वजह से जिंदल फैमिली वाकई में इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की एक मेंबर थी, और अब जब जस्सी फैमिली जा चुकी है तो उनके बारे में चिंता करने वाला अब कोई रह नहीं गया था। इस सिचुएशन में पूरी की पूरी जिंदल फैमिली बेबस थी। तभी अचानक से आमोद अपनी जगह से खड़ा होता है। मिस्टर जिंदल, आप चिंता मत करिए, मैं किसी से बात करूंगा कि वो जिंदल फैमिली के लिए एक स्पॉट बुक कर दे। आमोद ने जितने कैजुअल तरीके से ये बात कही थी, उसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये तो तुम्हारी अच्छाई है बेटा, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं था। आमोद, निशा ने तुम्हें आज यहाँ डिनर पर खास तौर पर इनवाइट इसलिए किया क्योंकि विश्वास वापस आ गए हैं। इन सबका इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? क्या आपने देखा नहीं कि आमोद निशा के साथ आया है? अब से हम सब एक फैमिली हैं, और तो और शर्मा फैमिली जो 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। जिंदल फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी आमोद की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग निशा की अच्छी चॉइस के साथ साथ आमोद और शर्मा फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये तो अब वो जानते थे कि शर्मा फैमिली वाकई में जिंदल फैमिली के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आज आमोद वहां पर खुद आया है, तो बिना किसी शक के इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्द जिंदल फैमिली की पावर भी बढ़ ही जाएगी, है ना? यही सवाल सबके मन में चल रहा था, यहाँ तक कि खुद निशा भी इस समय कंफ्यूज थी। आमोद उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इनफैक्ट वो दोनों बस केवल क्लासमेट्स थे। निशा ने पहले उसकी मदद की थी। इस बार जिंदल फैमिली बहुत ही मुश्किलों में थी जब उसने सुना था कि उसके डैड वापस आ रहे हैं। निशा एक बहुत ही कंपेटिटिव लड़की थी। वो बस इतना चाहती थी कि आमोद यहाँ पर आकर उसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे ताकि उसके डैड को किसी भी तरह की चिंता ना हो। निशा ने तय कर लिया था कि जिंदल फैमिली ने जो कुछ भी खोया है उसे वो अपनी शर्तों पर हासिल करेगी। लेकिन अब इस पल में आमोद ने जो कुछ भी कहा था, उसे सुनने के बाद और उसके एटीट्यूड को देखकर निशा को आमोद पर
शक होने लगा था। क्या आमोद वाकई में मुझे पसंद करता है और इसलिए वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? निशा के मन में यही सवाल चल रहा था। क्या निशा का शक सही था? क्या वाकई में आमोद निशा को पसंद करता है और इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था? या इस सब के पीछे आमोद का अपना कोई मकसद था? और इन सब के बीच में ध्रुव का अगला कदम क्या होगा?